जय हिंद दोस्तों। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा 20 प्रैक्टिस सेट की एक बुक लॉन्च की गई है। इस बुक को लिखा है बिहार के आईएएस अधिकारी रंजीत सर के द्वारा। उन्होंने इस किताब को लिखी है। आज हम लोग पहले टेस्ट का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे लिए है कि निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में इसकी शुरुआत किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है यह। इसमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है, बांदीपुर आता है, वायनाड आता है, लेकिन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि एक से अधिक आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई थी। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खगोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ये चारों ही लिपियां प्रस्तुत की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और साथ ही साथ बीपीएससी एक क्वेश्चन पहले भी पूछा है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किसने किया था। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था 1837 में। 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है। तो विज्ञान ज्योति और गति, ये दोनों ही योजना महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। टफ क्वेश्चन इसको कहिएगा। इसका आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत के सूफी मत के प्रचार प्रसार से है। तो शेख हुसैन गैसूदराज, एक तो इसका ये आंसर है, और दूसरा है शेख बुरहान। ये दोनों ही दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से संबंधित है। शेख बुरहान शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित थी। देखिए कृषि का जो विकास हुआ है वो विकास नव पाषाण काल में हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जो है वो संबंधित है। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है कहाँ, यूपी के कौशाम्बी जिला में। ये जैन तीर्थ स्थल भी है और हिंदू तीर्थ स्थल भी है, दोनों ही धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जो यूपी के कौशाम्बी जिला में है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, दासबोध नामक पुस्तक किसने लिखी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी के द्वारा दासबोध नामक किताब लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। दो जगह कंफ्यूजन होता है अक्सर, एक तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी पे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी और इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो रामवृक्ष बिनुपुरी थे, रामानंद मिश्रा भी थे, गंगा शरण शर्मा भी थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। और दूसरा होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। अंजुमन इस्लामिया हॉल, ये गांधी मैदान में है पटना में, वहीं पे इसकी नींव रखी गई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। इसके जो प्रथम सचिव थे वो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, और इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वो थे नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ नहीं है, या कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। कालिदास की जो मालविका अग्निमित्रम है, मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कहानी है, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ है।
मुद्रा राक्षस जो है वो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस किया गया है, ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। लेकिन बाणभट्ट की कादम्बरी जो है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, स्मर्फिंग प्राय समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शब्द जो है स्मर्फिंग किससे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। स्मर्फिंग नॉर्मली इलीगल मनी ट्रांसफर को लेकर के एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, एक से अधिक। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक है वो लिखा गया है जेम्स मिल के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो कायस्थ शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, कपित राज्य सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? बारदोली आंदोलन से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। नॉर्मली आपको लगेगा कि ये पानी से संबंधित है, तो इसलिए जो है जल शक्ति मंत्रालय हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जल शक्ति मंत्रालय नहीं है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ किया था? और ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश में भी क्वेश्चन ये पूछा गया। इसकी स्थापना किया गया था बनारस में। भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने प्रदान किया था? तो भारत में जो स्त्रियों की शिक्षा है इसकी जो चर्चा किया गया था, इसकी जो बात किया गया था वो किया गया था वुड डिस्पैच के द्वारा। और वुड डिस्पैच आया था डलहौजी के पीरियड में, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था डलहौजी के पीरियड में। इसी तरह से अगर आप देखेंगे मैकाले शिक्षा आयोग, तो मैकाले शिक्षा आयोग को इम्प्लीमेंट किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आप नीचे से देखेंगे, देखिए यहाँ पे दो पार्ट आप देखिए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसकी स्थापना किया है कुतुबुद्दीन ऐबक। और हजार सितून महल, इसकी स्थापना किया है अलाउद्दीन खिलजी। यानी ई का ऑप्शन डी होना चाहिए और डी का ऑप्शन, ई का ऑप्शन जो है 4 होगा और डी का होगा 5। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा, या इसकी बुक भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, मार्केट में आपको बुक मिल जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हैदराबाद प्रथम राज्य था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए खम्मम कहाँ पड़ता है? तो ये तेलंगाना में पड़ता है, तो ये केरल में नहीं है, ये बेसिकली तेलंगाना का पार्ट है। तो पहला ये गलत है। और चलते हैं हम लोग। दूसरा है प्रकाशम आंध्र प्रदेश का ही पार्ट है। कासरगोड जो है कर्नाटका का पार्ट नहीं है, केरल का पार्ट है। तो पहला और ए और सी गलत है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिरो मध्य प्रदेश का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बढ़ने के क्रम में सही है? पहला ही विकल्प सही है। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920-21 में हुआ था, और 100 महीना अवज्ञा आंदोलन 1931 के आसपास हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसे ओवेन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है? ओवेन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को, ऑप्शन ए। इस पे देखिएगा बीपीएससी लॉर्ड लिटन को लेकर के ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे पिछले बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था लॉर्ड लिटन को लेकर के कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामकता की नीति किसने अपनाया? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाया था।
ओवेल मेरिडियन के नाम से किसे जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को। क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये राइटर थे, बहुत बड़े पोएम थे, बहुत बड़े राइटर थे। और साथ ही साथ राय बहादुर की उपाधि जो है, भारत में राय बहादुर की उपाधि या अन्य उपाधि देना किसने शुरू किया था? तो वो भी लॉर्ड लिटन ने किया था। इसलिए कई बार बीपीएससी में लॉर्ड लिटन पे क्वेश्चन पूछा गया। ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सलीमन, कर्नल सलीमन को ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। और इनका जो है कर्नल सलीमन, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पीरियड में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था कर्नल सलीमन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और सबसे पहले जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। निम्नलिखित में कौन से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो 25 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। देखिए सबसे पहले कौन हुआ था? प्लासी युद्ध, बक्सर की युद्ध और बांडीवास की युद्ध। अगर देखा जाए प्लासी की युद्ध सबसे पहले हुआ था 1757 में। बांडीवास की युद्ध देखा जाए 1760 में हुआ था। और बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक मंडल की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। 1873 में 1873 में मुंबई में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक मंडल की स्थापना किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और लास्ट टाइम 1906 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 28, नामदेव कहाँ से संबंधित है? तो नामदेव जो है ये बेसिकली महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। सूरदास उत्तर प्रदेश से संबंधित है और नानक पंजाब से संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, बंबई में नौसैनिक विद्रोह की घटना कब हुआ था? तो बंबई में नौसैनिक विद्रोह की घटना फरवरी 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के सैन्य अभियान की जो है ये डिस्कस किया गया है कि सबसे पहले कौन सा सैन्य अभियान हुआ था? मालवा सैन्य अभियान, गुजरात सैन्य अभियान, कश्मीर सैन्य अभियान, हल्दी घाटी सैन्य अभियान, सिंध सैन्य अभियान और असीरगढ़ सैन्य अभियान। तो अशोक के समय में सबसे अंतिम सैन्य अभियान जो हुआ था वो असीरगढ़ हुआ था। वो हुआ था 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ हुआ था। ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट करेंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हुआ था मालवा सैन्य अभियान जो हुआ था 1561 में। उसके बाद गुजरात सैन्य अभियान हुआ था जो हुआ था 1572-73 में। उसके बाद हुआ था हल्दी घाटी सैन्य अभियान जो हुआ था 1576 में। उसके बाद कश्मीर सैन्य अभियान हुआ था जो हुआ था 1586 में। उसके बाद सिंध सैन्य अभियान हुआ था जो हुआ था 1595 में। और अंतिम सैन्य अभियान था असीरगढ़ सैन्य अभियान जो हुआ था 1601 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन को सेपरेट रूप से भी पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि लो इस्पात जो कारखाना है, जैसे भिलाई कारखाना है या जमशेदपुर कारखाना है, ये इसका लो आयस का स्रोत कहाँ से मिलता है? इसका लो आयस का स्रोत जो है किस जगह से अवेलेबल होता है? तो भिलाई का जो है लो आयस का जो स्रोत है
वो बेसिकली है राजहरा। भिलाई का लोएस्ट स्रोत है राजहरा। जमशेदपुर का जो लोएस्ट स्रोत है वो है गुरुमही पानी। तो इसको आप लोग मैच कीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 फसल है और प्रमुख उत्पादक देश है। अगर यहाँ पे चाय को आप लोग मिलाइए तो चाय जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक देश चाय का है वो केन्या है। अफ्रीका का जो केन्या है वो मुख्य रूप से चाय का उत्पादन करता है। तो डी का जो है इसका ए होगा। नारियल का देखा जाए तो नारियल का है पपुआ न्यू गिनी है। तो इस तरह से अगर आप मैच करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बेरन द्वीप। बेरन द्वीप भारतीय सीमा के तहत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी है। तो भारत में जो दो नदी है जो फेमस है भ्रंशन घाटी में बहने के लिए, एक तो नर्मदा है, दूसरा है तापी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। निम्न में कौन सा अजैविक घटक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट अजैविक घटक है, कार्बन डाइऑक्साइड अजैविक घटक है, सौर ऊर्जा अजैविक घटक है, लेकिन शैवाल जो है अजैविक घटक नहीं है, यह एक जैविक घटक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 36 वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में कौन सा बल उत्तरदायी है? तो वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह के लिए ज्वारीय बल जो है उत्तरदायी है, ऑप्शन डी ज्वारीय बल। क्वेश्चन नंबर 37 नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती है पहाड़ी ढाल पे, कटक शिखरों में, नदी तटबंधों में, नदी वेदिकाओं में। नागा जनजाति वैसे भी काफ़ी समय से चर्चा है। नागा जनजाति बेसिकली नागालैंड में बिलोंग करती हैं और ये जो रहती है वो कटक शिखरों पे रहती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो है पहला है कारपेंटिया की खाड़ी। कारपेंटिया की खाड़ी जो है वो अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, इटली में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा है पोहाई की खाड़ी। पोहाई की जो खाड़ी है वो कंबोडिया में है। तीसरा है टोंगरिंग की खाड़ी। टोंगरिंग की खाड़ी मलेशिया में नहीं है, टोंगरिंग की खाड़ी है वियतनाम में। और चौथा है मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी सही एग्जैक्टली है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि मर्तबान की खाड़ी अवस्थित है म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 39 बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में किस मरुभूमि में स्थित है? तो बुशमैन बेसिकली अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बिलोंग करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे अधिक जो है आयतन और द्रव्यमान अगर आप देखेंगे तो आंतरिक क्रोड का, और वैसे भी पृथ्वी का सबसे अधिक द्रव्यमान जो है लगभग आई थिंक 70% का द्रव्यमान जो है वो क्रोड का होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। भूतापीय शक्ति मुख्यतः क्या है? तो भूतापीय शक्ति जो है मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 एक टॉपिक जो लगातार मैं पेपर चर्चा करता हूं, तो लगातार अभी चर्चा में, पेपर में भी चर्चा में है, न्यूज़ में चर्चा है, और वो टॉपिक है रूस यूक्रेन विवाद। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था, एक शांति सम्मेलन हुआ था, शांति प्रक्रिया हुई थी। मिन्स्क 2 शांति प्रक्रिया 2015 में हुआ था, और ये हुआ था रूस और यूक्रेन को लेकर के। तो रूस यूक्रेन चर्चा में है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। मिन्स्क 2 शांति प्रक्रिया 2015 में हुआ था,
मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है और वहीं पे ये शांति प्रक्रिया हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसकी स्थापना 1953 में किया गया था। 1956 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दिया था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। इन्होंने 1956 में अपना रिकमेंडेशन सरकार को दिया था और उसके बाद सरकार ने 7वां संविधान संशोधन को पारित करके इसे इम्प्लीमेंट किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत महासागर में अवस्थित नहीं है? तो सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर का पार्ट है, ये प्रशांत महासागर का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाओं से विशेषित है? टफ क्वेश्चन, हिंदी टफ लिस्ट हिंदी में पूछा है क्वेश्चन। इसका सिंपल मतलब यह है कि सबसे नवीनतम काल कौन सा? तो सबसे नवीनतम काल जो है होलोसीन काल है। क्वेश्चन नंबर 46, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? येलो स्टोन नेशनल पार्क हाल में भी चर्चा में रहा है और ये नेशनल पार्क है यूएसए में, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 47, धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां कहां पे अवस्थित हैं? तो ये लघु हिमालय का पार्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, एकेश्वरवाद संत कौन है? तो कबीर को भी एकेश्वरवाद संत कहा गया है। एकेश्वरवाद मतलब होता है कि एक जो है भगवान पे विश्वास करना, एक ईश्वर पे विश्वास करना। तो कबीर, गुरु नानक, ये दोनों को ही एकेश्वरवाद संत कहा गया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था तो कैलियोडोनियम युग में इसका निर्माण हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, पॉलिटिक क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में कौन सी संख्या होती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो है कोटा की जो व्यवस्था किया गया है उसका बेसिक प्रोविजन क्या है? तो उसका बेसिक मतलब ये है कि जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की स्थापना का जो प्रतिपादन किया है वो किया है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसे दबाव समूह माना जाता है? तो दबाव समूह जो है बेसिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी माना जाता है और भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को भी दबाव समूह माना जाता है, प्रेशर ग्रुप माना जाता है। तो ये दोनों को ही प्रेशर ग्रुप का पार्ट माना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप राजनीति में भाग नहीं लेता लेकिन राजनीति को प्रभावित करने का काम करता है। तो राजनीति में ये लोग प्रत्यक्ष तौर पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? संवैधानिक सरकार का मतलब हुआ कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अनिवार्य तत्व है? तो संसदीय शासन प्रणाली का कार्यपालिका विधायिका का विलयन जो है एक अनिवार्य तथ्य है। हालांकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा और कन्फ्यूजन ये होगा कि संसदीय सर्वोच्चता भी अनिवार्य तत्व हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, बावजूद भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली का जो अनिवार्य तथ्य है कि कार्यपालिका और विधायिका का विलयन, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 56, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय लोक उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है? रेमजे म्योर का स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। तो केंद्र में जो अंतरिम सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन के आने के बाद किया गया था, ऑप्शन डी इसका सही है। कैबिनेट मिशन के आने के बाद अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था भारत में 1946 में। निम्नलिखित में कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं है? तो भारत की जो संविधान निर्माण सभा थी उसमें किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं था? तो उसका हिंदू महासभा सही आंसर है, ऑप्शन बी। हिंदू महासभा का इसमें नेतृत्व नहीं था, बाकी सभी दलों का इसमें नेतृत्व था। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? बहिर्गमन का मतलब होता है वॉकआउट। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी एमपी ने संसद से वॉकआउट कर दिया या विपक्ष से किसी ने वॉकआउट कर दिया। तो सबसे पहले वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था? तो वॉकआउट का जो सबसे पहला नेतृत्व किया था वो किया था फिरोज शाह मेहता ने, जो मुंबई विधान परिषद के ये सदस्य थे। 1901 में एक बिल के खिलाफ इन्होंने वॉकआउट किया था और सबसे पहला वॉकआउट इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन ई। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ई। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है? तो लाभ की कमी जो है औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक कारण नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे। स्वर्ण बुलियान मान से किससे संबंधित है? तो स्वर्ण बुलियान मान जो है बेसिकली सोने के या स्वर्ण के आयात और निर्यात पे कोई पाबंदी ना हो, बेसिकली इसी से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? इजी क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति से संबंधित है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है वर्गीज कुरियन। विदेशी मुद्रा का अर्थ वह दर होता है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ऑप्शन ए, विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों को निम्नलिखित में क्या किया जाता है? तो अगर मुद्रास्फीति मान लीजिए होगा तो ऐसे कंडीशन में सरकार क्या करेगी या आरबीआई क्या करेगा कि कर की दरों को बढ़ा देगा। और कर जैसे ही कर का दर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी कम होगा, और जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी यानी तरलता कम होगी, मार्केट में लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो कम सामान परचेज करेगा, जिससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो वैकल्पिक धन का जो उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 69 का वो है चेक। चेक को वैकल्पिक धन का उदाहरण कहा जाता है। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योग के लिए जो उच्चतम वित्त निकाय है वो सिडबी है।
सिडबी की स्थापना 1990 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में किया गया था, ऑप्शन ए। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन तथा पर्यवेक्षण कौन करता है? बेसिकली भारतीय स्टॉक मार्केट को रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है? कई बार हमने डिस्कस किया। जिस तरह से बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, उसी तरह से शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सेबी है, ऑप्शन डी। ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा के संरक्षण से ये बेसिकली संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, प्लांक स्थिरांक की यूनिट क्या है? तो प्लांक स्थिरांक का जो बेसिक मान है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका जो है यूनिट क्या है? जूल सेकेंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? देखिए, श्वेत सतह होगा और चिकना सतह होगा। तो श्वेत सतह और चिकना सतह क्या करेगा कि प्रकाश को जो है, जो प्रकाश पड़ेगा उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा। जितना भी प्रकाश वहां पे पड़ेगा क्या करेगा? वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक हो गई है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 76, अभिक्रिया उष्मा किस पे निर्भर नहीं करती है? तो दाब और आयतन पे निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, दो धातुओं का सोल्डन किसके गुण के कारण संभव होता है? देखिए, दो जो समान धातु होता है, दो समान धातु के बीच जो बल लगता है उसे कहा जाता है स्वसंजक बल, और दो असमान धातु के बीच जो बल लगता है उसे कहा जाता है असंजक बल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, असंजन। जब किसी पाषाण खंड का मतलब हो गया जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है या पानी में डुबोया जाता है जब किसी पत्थर को, तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित करता है? मान लीजिए ये पत्थर है, तो इसको अगर पानी में डुबाते हैं आप, तो जो उसका आयतन होगा, पत्थर का जो आयतन होगा, उस आयतन के बराबर वो पानी को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, आयतन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो सबसे अधिक जो जलन होता है वो भाप से होता है। क्यों भाप से सबसे अधिक जलन होता है? उसका रीजन है कि भाप की गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है और यही कारण है कि सबसे अधिक जलन जो होगा वो होगा भाप से। क्वेश्चन नंबर 80, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था या परमाणु सिद्धांत किसने सबसे पहले दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से या कौन से दो आधारभूत बलों को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 82, तत्व की संख्या जो है, तत्व की परमाणु संख्या 29 है। तो 20 के बाद जो भी परमाणु संख्या होता है वो नॉर्मली डी ब्लॉक का होता है। 20 से लेकर के 30 तक की जो परमाणु संख्या होगी वो डी ब्लॉक की होगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? एक ट्रिक्स आप लोग देखिएगा, करैत, KARIT, करैत। कैस्पियन सागर से लगने वाले पांचों देश का नाम इसी में है। K फॉर कजाकिस्तान, या A फॉर अजरबैजान, R फॉर रूस, I फॉर ईरान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों शामिल है, लेकिन अर्मेनिया और चीन इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ई। अमोनिया का एक गुण होता है, क्वेश्चन नंबर 84, अमोनिया का क्या गुण होता है? कि इसके जलीय विलायन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 85, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण जो पुरानी किताब होते हैं, आप देखते होंगे कि नया किताब आप खरीदिए उजला हो रहेगा, लेकिन जो पुरानी किताब होती है वो भूरा हो जाता है, क्योंकि सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 86, पीतल में क्या होता है? तो पीतल में क्या होगा? तांबा होगा और दूसरा क्या होगा? जिंक होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन, ऑप्शन डी, यानी ऑक्सीजन सबसे अधिक है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 88, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग है। देखिए, जीभ को लेकर के पिछले बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जीभ है, मान लीजिए ये जीभ है, ये आपका जीभ है, ये आगे वाला भाग हो गया, ये पीछे वाला भाग हो गया। तो जीभ का जो है, जो कड़वा स्वाद होता है या कड़ू होता है, जैसे मान लीजिए तीखा स्वाद होता है, मिर्ची आप खाते हैं तो तीखा स्वाद आता है, वो जीभ के किस भाग से आता है? तो जीभ के पीछे वाले भाग से तीखा स्वाद आता है। और आगे वाले भाग से अगर आप देखेंगे तो आगे वाले भाग से क्या होता है? आगे वाले भाग से आपको मीठा स्वाद आएगा। या आप लोग गौर कीजिएगा, आज कुछ खाइएगा और गौर कीजिएगा इस चीज़ को कि पीछे वाले भाग से जीभ का क्या होगा कि तीखा स्वाद आता है, या मिर्च वगैरह खाते हैं तो उस समय में जो तीखा स्वाद आता है वो पीछे वाले भाग से आता है, और आगे वाले भाग से जो है मीठा स्वाद आता है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पार्श्व भाग। क्वेश्चन नंबर 89, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड का भरपूर स्रोत होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा वह पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है प्रोटीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, लाल चने से निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने का जो एंजाइम है बेसिकली है डायस्टेस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो होता है बेसिकली स्टार्च के पाचन में मदद करता है या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है, आपके लार से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 91, अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? तो अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का, अन्न एक समृद्ध स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। अन्न में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 95, दूध को दही में स्कंदित करने वाला क्या है? तो रेनिन है, ऑप्शन ए, 95 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत यानी हमारी जो लीवर है, लीवर के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर कहाँ पे है? अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, लोग गोवा को मार देते होंगे, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो केरल में अवस्थित है। पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं करती है? देखिए, बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था पीटी में कि पटना जिले टोटल कितने जिला को टच करती है? तो पटना जिला को जो है टोटल 9 जिला को टच करती है। पटना के आसपास टोटल 9 जिला है। तो पटना के कौन जिला को टच नहीं करती है? तो मुंगेर को टच नहीं करता और शेखपुरा को टच नहीं करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं,
दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की जो दूरी है उसको आवृत्ति कहते हैं, बिल्कुल गलत है। दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की जो डिस्टेंस है उसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, तो पहला ये गलत है। दूसरा, एक्स किरण के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक्स किरण के माध्यम से क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन हम लोग करते हैं। रडार में रेडियो तरंगों की सहायता से गतिमान और अस्थिर दोनों प्रकार की वस्तुओं का पता लगाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है अवरक्त तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक प्रकार है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। बिहार के लोंगी भुइया जिसे दूसरा माउंटेन मैन कहा जाता है, ये भी कहां से संबंधित है? तो बिहार के गया जिले से ही ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को जीता था, ऑप्शन ए। और अंग का जो है शासक किसे नियुक्त किया था? तो बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का राजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 102, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो मौखरी शासक ने दामोदर गुप्त को पराजित करके मगध का अधिकांश भाग जीत लिया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103 पे हमने कई बार डिस्कस किया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जो गृह मंत्रालय के तहत आता है, इसमें असम राइफल भी आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी है, सशस्त्र सीमा भी है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। बीएसएफ भी इसके अंतर्गत आता है। बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105, पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि नंदीवर्मन तृतीय के काल में कला और साहित्य में उन्नति हुआ, बिल्कुल उन्नति हुआ था। कांचीपुरम में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, यह भी कराया गया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया गया था, यह भी सही है। डी गलत है, इसके दरबार में पेरू देवनार नहीं रहते थे, बल्कि इसके दरबार में तिरुमल रहते थे। तो कवि तिरुमल इसके दरबार में रहते थे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। क्वेश्चन नंबर 107, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पे किसने अधिकार किया था? तो मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब किया हुआ था? तो 1912 में। 1912 में पृथक प्रांत के रूप में बिहार का गठन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन भूमि से संबंधित था और यह बेसिकली बिहार के कारण ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110, जेपी आंदोलन संपूर्ण क्रांति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असत्य है। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, बिल्कुल गलत है। तो जेपी आंदोलन हुआ था वो बेसिकली कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था और तभी जाकर के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, शंकरपुर नामक जगह पे टेलकॉम स्टेटलाइट सोपस्टोन खनिज मिला है, यह बिहार में किस जगह पे है? तो यह बिहार में मुंगेर में है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112, बिहार में सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो सारण प्रमंडल में बेसिकली 3 जिला है, एक है सारण, दूसरा है सीवान, तीसरा है गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 113, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस बिहार सरकार के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है?
तो बेसिकली गंगा के दक्षिणी भाग में जो है वो बागमती नदी प्रभावित नहीं होती, गंगा के उत्तरी भाग में बागमती नदी है। कांवर झील अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बेगूसराय का अभ्यारण्य है कांवर झील अभ्यारण्य, जिसे बिहार का पहला रामसर साइट का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 116, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में कहाँ होती है? तो रोहतास जिले में सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादन जो होता है वो बिहार में होता है। पूरे भारत का 71% लीची का उत्पादन अकेले बिहार में होता है। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां कहाँ स्थित है? तो ये बेसिकली भागलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 119 का एज़टेक सभ्यता मेक्सिको में है, माया सभ्यता ब्राजील में है, फारसी सभ्यता ईरान में है और इम्फान सभ्यता इक्वाडोर में है। सभी सुमेलित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिला का सही क्रम क्या है? बढ़ते क्रम में सजाना है तो कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर है, उसके बाद जमुई आता है, उसके बाद बांका आता है और उसके बाद आता है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, राजगीर के गिरधकूट पर्वत पे मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये किया था बिंबिसार को। पावापुरी स्थित जल मंदिर जो है का संबंध किस धर्म से है? तो जल मंदिर का संबंध है जैन धर्म से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123, 10 क्वेश्चन अब मैथ का है। तो मैथ के क्वेश्चन पे हम लोग डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं चर्चा करके बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 123 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही है। 124 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 125 का भी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन बी सही है, 13। क्वेश्चन नंबर 127 का सही है ऑप्शन डी 2.46। क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही है वो सही है सी 1.8%। क्वेश्चन नंबर 129, इसका जो सही आंसर है 129 का वो सही है ऑप्शन ए 7.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही है वो सही है ऑप्शन बी यानी शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही है ऑप्शन सी सही है 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर बी सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 133, इसका आंसर सही है हाँ। किस नदी को विश्व की सबसे कमजोर वाटर टावर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, चयनित किया गया है? तो सिंधु नदी को किया गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135, भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य है परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्क व सहयोग को बढ़ावा देना? तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर है ऑप्शन डी यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ के साथ भारत ने इस तरह का समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 136, ये सारा का सारा करेंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया था? तो बिहार विधानसभा की जो शताब्दी समारोह था 100 वर्ष कंप्लीट हो रहा था, उस संबंध में भारत के राष्ट्रपति बिहार आए थे। कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत बना है, और भारत के ही एक पार्ट है इफ्को, भारत का एक कंपनी है इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इन्होंने नैनो यूरिया बनाया और इस तरह से भारत विश्व का पहला देश बन गया है जो नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन किया है।
क्वेश्चन नंबर 138, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना, इसको लॉन्च किया था हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल में भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया था? काफ़ी चर्चा में ये रहा है ये संस्था, और इस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 140, किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है जारी किया जाता है? तो ये जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऑप्शन बी। 141, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया था? तो मिशन लूसी को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद था, जिसका उद्देश्य था कि बृहस्पति के क्षुद्रग्रह का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 142, डिटॉक्सिक पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? काफ़ी चर्चा में रहा है ये नदी, और ये नदी मेघालय की लुखा नदी है, जो डिटॉक्सिक पायलट प्रोजेक्ट के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 143, किस संस्थान के द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जो जारी किया जाता है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144, हाल में ही अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। कौन थे अब्दुल कादिर खान? अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे, और इनके प्रयास से ही पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश बना है। 145, निम्नलिखित में किस नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। 146, J0 क्रेटर कहाँ अवस्थित है? तो ये मंगल ग्रह पे अवस्थित है, और नासा का ही एक मिशन था, और नासा का एक रोवर था परसिवरेंस रोवर। बेसिकली उन्होंने इस ग्रह की या इस क्रेटर की तस्वीर भेजी है। तो नासा के परसिवरेंस रोवर ने जो है मंगल ग्रह पे एक क्रेटर है जिसका नाम है J0 क्रेटर, उसकी तस्वीर भेजी है। क्वेश्चन नंबर 147, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, इसलिए ये चर्चा में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। 148, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर को प्रायोजित करता है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के अजय वॉरियर नामक अभ्यास करता है भारत और यूके मिलकर के। क्वेश्चन नंबर 149, वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा किया? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ने 100 वर्ष अपना कंप्लीट किया है। ऑप्शन बी। और 150 या आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है? तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन ए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।